तो नमस्कार मेरे प्यारे लॉयल साथियों, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और रियल सब्सक्राइबर की स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। अब देखो, हम सभी का ये सपना होता है कि हम अपने जीवन में शादी करके एक अच्छी जिंदगी को जी सकें, लेकिन आज जिस लड़की की कहानी में बताने वाला हूं, उसे शादी के नाम से ही नफरत हो चुकी है और उसने कसम खा ली है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी। दरअसल शादी के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसको दिलो दिमाग में इसी तरह से बैठ गया है कि वो अपने जीवन में अब कभी शादी की कल्पना भी नहीं कर पाती है। बात आज की नहीं बल्कि आज से लगभग 7-8 साल पहले यानी साल 2017 की है। आज वो लड़की दिल्ली में रहती है और एक कंपनी में जॉब भी करती है। अब ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के उसको शादी से नफरत हो गई है, बल्कि इसकी वजह भी उसकी ही शादी है। अब आप कहेंगे कि भाई हो सकता है कि उसको रिश्ता अच्छा ना मिला हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी को ऐसे अच्छे रिश्ते ना मिल पाए। तो दरअसल बात ये नहीं है। वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल लड़की थी। उसके भी अपनी शादी के बाद की जिंदगी को लेकर सपने थे और वो कभी भी ऐसी अनैतिक क्रियाओं यानी कि तंत्र, मंत्र, जादू टोने टोटके में विश्वास नहीं किया करती थी। वो इनको अंधविश्वास कहा करती थी। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई वहां पर महज दूसरे दिन ही उसे कुछ ऐसा देखना पड़ गया और वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब ये तो भगवान ही जानता है कि वो वहां से बच करके कैसे आई है। शायद भगवान की उस पर विशेष कृपा रही होगी और इतनी बड़ी मुसीबत से बचने का रास्ता उसको मिला। तो चलिए आज जानते हैं उस लड़की की पूरी आपबीती। और जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि स्टोरी को आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से ही सुने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। मैं दिल्ली में रहती हूं। आज मैं आपको अपने साथ हुए एक ऐसे हादसे के बारे में बता रही हूं जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी और कुछ खास रिश्तों से मेरा विश्वास भी उठा दिया। 2017 में मेरी शादी हुई थी। मेरी उम्र उस समय 23 साल की थी और मैं गोरखपुर में रहती थी। उस समय मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। हम 4 बहनें थीं और उसी साल मेरे पापा की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे में घर में काफी दिक्कतें आ गई थी। मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी थी। मम्मी पापा रिश्ता देख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। लेकिन रिश्तेदारों ने हमारा काफी साथ दिया और तब मेरे लिए रुद्रपुर के एक बड़े घर से रिश्ता आया। लड़का वेल सेटल्ड था, परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। सभी लोगों के कहने पर मेरी मां ने भी उस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। पापा की मृत्यु के बाद मैंने तो अपने अच्छे जीवन की कल्पना करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब रंजीत का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं काफी खुश हुई। मुझे लगा कि मेरे पापा की दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए 1 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा रिश्ता आ गया। मेरी शादी नवंबर 2017 को हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लड़के वालों ने हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। वे लोग काफी अमीर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से शादी की। अपनी विदाई के समय में मैं बहुत सारे सपने अपने साथ लेकर गई थी। शादी वाली रात मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, जहां कुछ समय पहले तक मैं अपने जीवन से नीरस हो चुकी थी। वहीं शादी वाली रात मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें जन्म ले चुकी थी। उनका घर काफी बड़ा था, बिल्कुल महल जैसा। मुझे बिल्कुल राजकुमारी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसा फिल्मों में होता है ना, ठीक वैसे ही। लेकिन मैं आने वाले खतरे से अनजान थी। जिस समय मैं अपने बेड पर बैठी रंजीत का इंतजार कर रही थी और जब तक मेरे आसपास कुछ लोग मौजूद थे तब तक मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन कुछ ही देर में सब लोग कमरे से चले गए और मैं अकेले ही रंजीत का इंतजार करने लगी। सब लोगों के जाते ही मुझे उस कमरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार उस आवाज की ओर जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि घर में मेहमान है
शायद कोई मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर बातें कर रहा है, लेकिन वो एक अलग ही भाषा लग रही थी। तब मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन रंजीत का कुछ पता नहीं था। मेरे दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी और परिवार से भी कोई दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। बेड पर बैठे बैठे मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए कमर सीधी करने के लिए लेट गई और जैसे ही लेटी वैसे ही मेरी नजर खिड़की के पर्दों पर पड़ी। मुझे पर्दे पर किसी का अक्स नजर आया। ऐसा लगा पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। यह देखकर मैं एकदम घबरा गई कि भला मेरे कमरे में कौन आ गया। मैंने सोचा कहीं उस तरफ बालकनी तो नहीं है, वहां कोई खड़ा हो। मैं जल्दी से उठकर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की खोली और बाहर नीचे झांका। सब तरफ नजर घुमाने के बाद मुझे पेड़ के पीछे एक काला साया दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था कि वह कौन है, लेकिन बस पता चल रहा था कि हाँ, कोई तो है। अचानक बेडसाइड का लैंप नीचे गिर गया। मैं एकदम डर गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यह अचानक कैसे गिर गया। मैं उसे समेटने ही वाली थी कि तभी रंजीत कमरे में आ गया। उसने लैंप के टुकड़ों को देखकर मुझसे कहा, क्या हुआ श्रुति? ये लैंप? मैंने घबराते हुए कहा, हाँ, पता नहीं, अपने आप ही गिर गया। रंजीत ने कहा, ऐसे कैसे अपने आप? रंजीत ने मेरे चेहरे पर शिकन देखी तो मुझे शांत करने के लिए कहा, चलो कोई बात नहीं, गिर गया होगा, तुम बैठो, मैं अभी साफ करवा देता हूं। इतना कहकर रंजीत नौकरानी को बुलाकर उस लैंप के टुकड़ों को वहां से हटवा देता है। रंजीत सच में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव था। मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे खुशी का पल वही था जब मेरी उनसे शादी हुई थी। मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत रात थी। एक लड़की अपने पति से जो प्यार चाहती है, वह प्यार मुझे मिला और मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब मैं उठी तब देखा कि रंजीत बिस्तर पर नहीं है, बल्कि एक नौकरानी मेरे कमरे की साफ सफाई कर रही है। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा कि शादी के पहले ही दिन कोई बिना इजाजत के कमरे में आकर साफ सफाई करने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, बड़े लोग हैं, इनके घर ऐसे ही होता होगा। उनकी नौकरानी का नाम माला था। वह काम करते हुए बार बार मुझे देख रही थी और अजीब ढंग से घूर रही थी। मैं खुद भी बार बार उससे नजरें चुरा रही थी। मैंने देखा कि वह अपने काम में लगी हुई है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे अपने कमरे से एक अजीब स्मेल आने लगी। माला कमरे से जा चुकी थी और वो मेरे सामने ही साफ सफाई कर रही थी, तो फिर अब ये स्मेल कैसे आ रही थी? रात तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ध्यान रंजीत की तरफ था कि वह मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए कहाँ चले गए। तभी कमरे में मेरी सासू माँ कावेरी जी आ गई। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है और यहाँ कुछ रस्में होती हैं, तुम्हें वह करनी है, इसलिए तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रंजीत भी तुम्हारा नीचे ही इंतजार कर रहा है। मैंने भी खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ माँ, जल्दी आती हूँ। तभी उन्होंने मुझे एक साड़ी दी और कहा, इसे पहनकर ही नीचे आना। जब मैंने वह साड़ी खोलकर देखी तो पाया कि वह काले रंग की साड़ी है। मुझे यह भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब मैं अपने घर थी मैंने अक्सर लोगों से कहते सुना था कि शादीशुदा लोग काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, अपशगुन होता है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैंने इन बातों पर इतना गौर नहीं किया। साड़ी सच में बेहद खूबसूरत थी। मैं नीचे गई तो देखा घर के दक्षिणी कोने में घर के सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरे परिवार में मेरी सास, ससुर रंजीत और उनका छोटा भाई ही थे, और उस समय केवल वही मौजूद थे। रात जितने भी मेहमान थे, मुझे अब एक भी मेहमान नजर नहीं आ रहा था। ये मेरे लिए काफी अचंभे भरी बात थी, लेकिन शुरू के दिन थे, वहां जाकर सवाल जवाब करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप उनके पास चली गई। वे लोग घर के एक कोने में बैठे हुए थे और बीच में अग्निकुंड जल रहा था। सबने ही काले वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी सास ने भी काली साड़ी पहनी थी और ससुर, मेरे पति और देवर ने भी काला कुर्ता पजामा पहना था। अब मुझे ज्यादा अटपटा लगा। जैसे ही मैं रंजीत के बराबर में जाकर बैठी,
वैसे ही घर की नौकरानी माला भी रंजीत के दूसरी ओर बैठ गई। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरानी के खिलाफ थी, लेकिन माला का रंजीत के पास बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा हो सकता है घर में कोई कुछ कहे, लेकिन नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उससे लाल पीले नारंगी जैसे रंग की रोशनी निकलती है। आमतौर पर आग का यही रंग होता है, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नीला हरा। लेकिन जब उस अग्निकुंड से आग निकली तो उस आग का रंग गहरे भूरे रंग का था। मैंने पहली बार इस तरह आग का रंग देखा था। और आग से एक तपिश भी निकलती है, लेकिन उस आग से कोई तपिश भी नहीं निकल रही थी। जैसे जैसे उस आग का धुआं चारों तरफ फैल रहा था, घर में एक दुर्गंध फैलती जा रही थी। धीरे धीरे दुर्गंध इतनी तेज होती गई कि मुझे अपने साड़ी के पल्लू से अपनी नाक को ढकना पड़ा। तब मैंने नोट किया कि वहां सभी लोग शांति से अपने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। क्या किसी को दुर्गंध का एहसास नहीं हो रहा था? अग्नि प्रज्वलित होने के बाद माला थोड़ा आगे बढ़ी और उसने अग्नि के आगे अपना शीशा झुकाकर फिर वह उठकर एक कमरे में गई और एक बड़ी थाल लेकर आई। थाल में कुछ सामग्री थी जो नॉर्मल पूजा की सामग्री होती है, जैसे चावल, स्विंगल, कुछ मिठाइयाँ, फूल, साथ ही एक नींबू भी था। मैंने अपने घर में आज तक हवन या पूजा आरती के समय नींबू नहीं देखा था, इसलिए मुझे वह नींबू थोड़ा अजीब लगने लगा कि इस तरह के कर्मकांड में नींबू का क्या काम। मैं फिर भी शांत थी। वहां कोई भगवान का नाम नहीं था, प्रतिमा नहीं थी, तस्वीर नहीं थी। फिर माला ने कर्मकांड शुरू किया और शुरू करते ही उसने एक अलग भाषा में मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। हम भले ही कितने मॉडर्न हों या कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा क्या होती है और मंत्र उच्चारण क्या होता है। लेकिन माला जो पढ़ रही थी वो सब कुछ मैंने पहले बार सुना था। मैं नहीं जानती कि वह कौन सी भाषा थी। रंजीत ने मुझसे कहा कि जैसे जैसे माला बोले हम सभी को भी वैसे वैसे ही बोलना है। मैंने हैरानी से रंजीत की ओर देखा और तभी माला ने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। वो इतनी अजीब भाषा थी, मुझसे बोली भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही कर्मकांड समाप्त हुआ, अग्निकुंड में जल रही अग्नि अपने आप ही बुझ गई और वो भी कुछ सेकंड में। न केवल अग्नि बुझ गई, बल्कि जो लकड़ी के अंगारे थे वे भी तुरंत राख में परिवर्तित हो गए। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह कौन सी लकड़ी थी मुझे नहीं पता, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पहले ही दिन सवालों पर सवाल करूं, और यह मुझे शोभा भी नहीं देता। मैं धीरे धीरे वहां की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। माला लगातार कोई मंत्र पढ़ती जा रही थी और हम सब उसके पीछे पीछे बोल रहे थे। बीच में ही मेरी सासू माँ उठी और अपने कमरे में गई। जब वह वापस आईं तो उनके हाथ में एक पीतल का लोटा था और उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मेरी सासू माँ ने वह लोटा माला के सामने रख दिया। फिर माला ने थाली से नींबू उठाकर उस लोटे के चारों तरफ लगभग 7 बार घुमाया और फिर लाल कपड़े के ऊपर वह नींबू रख दिया। मैं पहली बार इस तरह के कर्मकांड देख रही थी। हालांकि शादियां तो मेरे रिश्तेदारों में भी हुई हैं और मैं उनके घर शादी के बाद भी रुकी हूं, मैंने आज तक इस तरह की रस्में नहीं देखी। कुछ ही देर में कर्मकांड पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, जाओ बेटी, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें नीचे बुला लूंगी। रंजीत बेटा, तू मेरे साथ चल। मैं चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों मुझे वहां अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं कल जितनी खुश थी, आज उतना ही अजीब महसूस हो रहा था। अजीब बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपने घर पर फोन करना चाहिए। तब मेरे पास मेरा कोई पर्सनल फोन नहीं था, इसीलिए मैं कमरे में टेलीफोन देखने लगी, लेकिन कमरे में टेलीफोन नहीं था। अब इतना बड़ा घर है, उस घर में टेलीफोन तो होगा ही। यह सोचकर मैं नीचे गई, लेकिन मुझे नीचे भी टेलीफोन नहीं नजर आया और नीचे कोई और भी नहीं था। मैंने दूसरे कमरों में जाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा जब रंजीत आ जाएंगे तब उन्हीं से कह दूंगी
कि घर पर बात करा दो। कमरे में मुझे घुटन से महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने कमरे की खिड़की खोल दी और बाहर झांकने लगी। सामने देखा कि एक काफी बड़ा आउटहाउस है जो हमारे इस बंगले के अंदर ही है। मैंने वहां परिवार के सभी लोगों को देखा। माला के हाथ में वही नींबू वाला लोटा भी था और वह सबसे आगे चल रही थी। बाकी लोग उसके पीछे खड़े थे। वह लोग उस आउटहाउस के अंदर गए हैं और कुछ ही देर में मैंने पाया कि उस गेस्ट हाउस की खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। अब मेरे मन में उत्सुकता पैदा होने लगी कि आखिर सभी लोग वहां क्या करने गए थे, और वो भी मुझे अकेला छोड़कर। ये इस तरह की रस्में, इनका क्या मतलब हो सकता है? मैं खिड़की से खड़े खड़े देखते रही, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था और शायद उस आउटहाउस में अंधेरा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वे लोग बाहर निकल आए और बंगले के अंदर आने लगे। मैं भी वापस अपने दरवाजे पर आई और हल्के से झांककर नीचे का नजारा देखने लगी। जैसे ही वे लोग घर के अंदर आए, माला ने लोटे से नींबू और लाल कपड़ा हटाया। उसमें कुछ लाल लाल गाढ़ा तरल पदार्थ था। वह उसे हाथों में लेकर घर के कोने कोने में छिड़क रही थी। उस समय मैं उस लाल पदार्थ को देखकर डर गई। मेरे मन में यही आया कि ये जरूर खून है। अब मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं जल्दी से नीचे गई। मुझे नीचे आता देख सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैंने भी तुरंत पूछा, यह क्या है? मेरे यह पूछते ही सभी के चेहरे आश्चर्य से भर गए। तभी मेरी सासू माँ ने कहा, यह सिंदूर का पानी है। इस घर में नई बहू आई है ना, तुम्हारी उम्र लंबी रहे, तुम्हारी मांग में सिंदूर बना रहे, इसीलिए इस सिंदूर के पानी को हम पूरे घर में छिड़क रहे हैं। तभी रंजीत ने मुझसे कहा, तुम नीचे क्यों आई? माँ ने तुम्हें ऊपर रहने के लिए कहा था ना। मैंने कहा, वो मुझे अपने घर बात करनी थी, मुझे कहीं फोन नजर नहीं आया। मेरी इस बात पर मेरे ससुर जी प्रताप जी ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, बेटा, हमारे घर में टेलीफोन नहीं है और ना ही मोबाइल फोन है। हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करते। इन सब से रेडिएशन निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि इतनी बड़े घर के लोग हैं और उनके पास टेलीफोन तक नहीं है, और वो भी इस जमाने में। मैं मान ही नहीं सकती थी। रंजीत ने कहा, लेकिन तुम्हें अपने घर क्यों बात करनी है? कल ही तो अपने घर से आई हो। रंजीत का यह कहना मुझे अटपटा लगा। मैंने मन में सोचा, अरे कल ही तो आई हूं, इसलिए तो मुझे और भी याद आ रही है। मेरी आंख में आंसू आ गए। तभी मेरी सासू माँ कावेरी ने कहा, अरे रंजीत, वो अपना घर छोड़कर कल ही तो आई है, उसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी। श्रुति बेटा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम अपने घर चली जाना। रंजीत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैंने भी अपना सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चली गई। मेरी एक बात और समझ नहीं आ रही थी कि जो भी रस्में हो रही थी, इन सब में माला का क्या रोल था। माला हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों ले रही थी? मैंने देखा है अक्सर पूजा पाठ, इस तरह के सारे कार्य घर का बड़ा या फिर कोई पंडित ही करता है, और माला तो इस घर की नौकरानी है, तो आखिर वह ये सब क्यों कर रही थी? मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। जैसे तैसे करके मेरा वह दिन कट जाता है और फिर रात आती है। रात आते ही एक बार फिर रंजीत मेरे पास बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाते हैं। वह मुझसे काफी देर तक बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह से मैंने जो भी चीज देखी थी, उन चीजों को लेकर मेरे दिमाग में जो टेंशन थी वह लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिर पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, और मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। जब रंजीत 2 पल मेरे पास बैठा और उसने मुझसे प्यार भरी बातें की तो मैं सब कुछ भूल गई। लेकिन जब उस रात रंजीत मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वह गुस्से में है। वो किसी जानवर की तरह कर रहे थे, और अगर मैं कुछ बोलती तो मुझे शांत रहने के लिए कहते। कमरे में अंधेरा था, बस एक साइड लैंप चल रहा था। तभी मुझे मेरे दरवाजे के पास एक साया नजर आया। अंधेरा होने की वजह से वह कौन था मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उसे देखकर मैं चिल्ला उठी,
लेकिन मेरे चिल्लाने पर रंजीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मैंने देखा कि कमरे के चारों कोनों से बहुत सारे साए निकलकर मेरी तरफ ही आ रहे हैं। उन सायों को देखकर मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरा बीपी लो हो गया और मैं बेहोश हो गई। मैंने उन सभी साइयों को बिल्कुल अपने सिर के पास पर खड़े देखा था। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस काली परछाई के जैसे थे और सब के सब एक आदमी जैसे थे। जब मुझे होश आया तब मैंने खुद को एक बंद अंधेरे कमरे में पाया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ काला था। मैं उस अंधेरे को देखकर और भी ज्यादा घबरा रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं अंधी तो नहीं हो गई हूं, क्या मुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा या फिर अंधेरा ही है। लेकिन तभी कमरे के दाएं ओर की दीवार से मुझे एक रोशनी नजर आई। मैं भागकर उस ओर गई। दरअसल उस दीवार की एक ईंट हटाई गई थी और जब मैंने उस छोटे से छेद से दूसरी ओर देखा तो मैं दंग रह गई। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। उस कमरे में कई महिलाएं जंजीरों और रस्सियों से बंधी हुई थीं। सबके पैर बंधे हुए थे और सभी महिलाएं थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंधी थी। उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में आग चल रही थी। उसी आग की रोशनी से कमरे में चारों तरफ उजाला हो रहा था। जब मैंने ध्यान से उन महिलाओं को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनमें एक भी महिला पूरी तरह से सही नहीं थी। किसी का एक हाथ नहीं था तो किसी की आंखें गायब थीं, किसी के बाल ही नहीं थे तो कोई आधे धड़ से गायब थी। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। मैं उस छोटे से छेद से बहुत गौर से झांक रही थी, तभी एक औरत उस छेद के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं घबराकर एकदम पीछे हटी। वह मुझसे बोली, भाग जाओ यहां से, चली जाओ। कुछ पल के लिए मेरी समझ नहीं आया कि ये औरत कौन है और क्या कह रही है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और वापस उस दीवार के पास गई। वह औरत थोड़ा पीछे हटी। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सारी औरतें कौन हैं? औरत मुझसे बोली, हम सब रंजीत की पत्नियां हैं और यहाँ पर पिछले कुछ सालों से कैद है और हमेशा यही रहेंगी। तुम अभी यहाँ नई आई हो, इसलिए तुम बच सकती हो, यहाँ से चली जाओ। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत ही अचंभित हो गई, क्योंकि वहां कम से कम 8 से 10 महिलाएं थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी रंजीत की पत्नियां हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे थे। मैंने उस औरत से पूछा, लेकिन इनके साथ यह क्या हुआ है? कोई हादसा हुआ है या फिर? तब वह औरत बोली, नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। ये सारी औरतें अच्छी भली थीं। इनका यह हाल करने वाला रंजीत ही है। ये सुनकर हैरानी से मेरी आंखें चौड़ी होने लगी। वह औरत बोली, ज्यादा हैरान मत हो, तुम भी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो, फिर हमारे साथ ही तुम्हें बांध दिया जाएगा और फिर तुम्हारे भी किसी अंग की बलि चढ़ा दी जाएगी। मैंने पूछा, बलि? कैसी बलि? और रंजीत ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा, क्योंकि वो शैतान का पुजारी है। वही नहीं, उसका पूरा परिवार शैतानी ताकतों को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। उनके घर में एक लड़की है, माला। शैतान की पूजा करने वाली इस घर में वही मुख्य औरत है और उसने ही इन सबको शैतान की तरफ धकेला है। अब मुझे समझ में आने लगा था कि आखिर माला एक नौकरानी होकर भी उस घर में इतना महत्व क्यों रखती है। क्यों? उसने ही सारे कर्मकांड किए। लेकिन मेरी एक बात अभी भी समझ से बाहर थी कि आखिर ये लोग शैतान की पूजा क्यों करते हैं। मैंने उस औरत से पूछा, लेकिन रंजीत के घर वाले ऐसा क्यों करते हैं? वह भगवान को क्यों नहीं मानते? वह औरत मुझसे बोली, इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बस समझ लो, रंजीत और उसका परिवार भी बुरे लोगों में से ही है। रंजीत के पिताजी स्वयं एक असुर प्रकृति के व्यक्ति थे और उनके वही गुण रंजीत में भी आए। असुर से मेरा मतलब किसी राक्षस या दानव प्राणी से नहीं है। असुर का मतलब हर बुरे काम से है। उसके पिता हमेशा से हर बुरे काम में संलग्न रहे हैं। चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म, यह सब कुछ उनके लिए आम था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज इन सब चीजों पर रोक लगा देता है। कभी कभी हमें लगता है कि इंसान मजबूरी में यह सब करता है, लेकिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी किसी को ऐसा करने में खुशी महसूस होती है। अगर वह किसी की हत्या करते हैं तो सिर्फ अपने मजे के लिए,
चोरी करते हैं तो दूसरे को दुखी करने के लिए। कभी कभी उन्हें दूसरों को दुखी या परेशान देखकर खुशी होती है। ऐसे ही लोग राक्षस प्रकृति के होते हैं। उन्हीं में से रंजीत और उसके पिता भी हैं, इसीलिए तो असुर उनसे इतना खुश है और असुर का आशीर्वाद उन लोगों पर है। इस आशीर्वाद के चलते ही रंजीत और उसका परिवार इतना फला फूला है, इतना अमीर है। लेकिन उन्हें यह सब कुछ यूं ही नहीं मिल गया। इसके बदले उन्हें अपने राक्षस को बहुत कुछ देना भी पड़ता है और इसके लिए वे लोग नववधू के शरीर के अंगों का दान करते हैं और यह दान उन्हें हर 6 महीने में देना होता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अंगदान के बाद हमें यहां पर बांध कर रख दिया जाता है। मैंने पूछा, लेकिन तुम लोगों को बांध कर क्यों रखा गया है? उन्हें अंगों का दान ही करना है, तो अब तुम्हें यहां कैद क्यों रखा गया है? वह औरत मुझे बताती है, क्योंकि जब हमारी संख्या 41 हो जाएगी तब वह हमारी आत्मा को भी असुर के हवाले कर देगा और इसके लिए वह हमें जान से मार देगा। हमारी आत्माएं हमेशा के लिए असुर के कब्जे में हो जाएंगी। यह सब कुछ जानकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा एक प्रश्न और था कि आखिर वह महिला इतना सब कुछ कैसे जानती है। मैंने उससे पूछा, लेकिन आपको यह सब कुछ कैसे पता? वह औरत बोली, मैं उसकी पत्नी रही हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, चिंता मत करो, ये बातें तुम्हें भी पता चल जाएंगी। लेकिन तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा कि तुम यहां से निकल पाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। तभी उस औरत के चेहरे पर शिकन पैदा होने लगती है। वह कहती है, लगता है कोई आ रहा है। इतना कहकर वह औरत जल्दी से उस कमरे की हटाई हुई ईंट को वापस दीवार में लगा देती है। मैं दीवार पीटती रह जाती हूं, लेकिन दूसरी ओर सब कुछ शांत हो चुका था। मैं भी शांति से कमरे के कोने में बैठ गई। एक बार फिर कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। कुछ ही देर में मेरे कमरे का दरवाजा भी खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने अपने सामने रंजीत को पाया। मैं भागकर रंजीत के पास गई और उससे पूछा, रंजीत, ये सब क्या है? लेकिन रंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से से मेरा गाल दबोचा और मुझे पीछे धक्का दे दिया। तभी रंजीत के पीछे से माला हाथ में एक बड़ी थाल लिए कमरे में आई। उस थाल में एक बड़ा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ काफी ऊंची थी। साथ ही कुछ अन्य सामग्री भी रखी हुई थी। मैंने एक नजर गुस्से से माला को देखा, लेकिन माला मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वह बोली, इतना गुस्सा मत करो, वरना रंजीत को गुस्सा आ जाएगा। ये सुनते ही रंजीत ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रंजीत ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। रंजीत ने मुझे बहुत मारा। मैं लगभग बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन तभी माला ने रंजीत को रोका और कहा, बस रंजीत बस, हमें इसके होश में ही सारी क्रियाएं करनी है। रंजीत ने भी अपना हाथ रोक दिया और मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर मैंने कमरा देखा। वह कमरा ईंटों का बना हुआ कमरा था। ऐसा लग रहा था हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। उस कमरे को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे पर प्लास्टर नहीं था, जमीन भी कच्ची थी। माला धीरे धीरे मेरे करीब आई। आग की लौ से कमरे में माला की परछाई किसी डायन की भांति लग रही थी। मैं निढाल सी कमरे की दीवार से चिपकी बैठी थी। मेरा शरीर सुन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूं। माला जब मेरे करीब आ रही थी तो मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रही थी। जिस समय वो मंत्र पढ़ रही थी, मेरे शरीर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मेरे करीब आकर वो थाल को मेरे ऊपर से उतारने लगी, जैसे मेरी आरती उतार रही हो। थाल उतारने के बाद माला थाल में रखे चावल के दानों को मुझ पर डालती है। मेरे सिर से मेरे कुछ बाल उखाड़ती है, फिर मेरे हाथों की उंगलियों से नाखून उखाड़ती है। बेहोशी की हालत में मेरी बुरी तरह चीख निकलती है। मेरी उंगलियों से खून निकलने लगता है, लेकिन रंजीत और माला को कोई फर्क नहीं पड़ता। माला बाल और नाखून को अपनी थाल में रखती है। फिर रंजीत थाल से कुछ सिंदूर निकालकर मेरी मांग में भर देता है। जिस समय वो सिंदूर मेरे मांग में भरा गया था, ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू से वार कर दिया है। मेरी बेहोशी खत्म हो चुकी थी। मैं दर्द से तड़प रही थी।
वो समय ऐसा था कि मैं मौत मांग रही थी, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रंजीत ने मुझे उठाकर कमरे के बीच में बैठा दिया। माला ने थाल से 4 दीपक निकाले और कमरे के चारों कोनों पर रख दी। मेरी सांसें अब धीमी होने लगी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं मौत के बहुत करीब हूं। रंजीत ने मुझे बीच कमरे में बैठा दिया, लेकिन मेरे शरीर में जान नहीं थी, इसीलिए मैं एक ही झटके में गिर गई। मेरी आंखें खुल गई। अब तो मैं आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। माला ने सिंदूर से मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। फिर मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरे आंख खुली तो मेरे सिर में बहुत दर्द था। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और जैसे ही मेरी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी, मैं तुरंत घबरा गई, क्योंकि मेरे सामने एक दानव रूपी प्राणी खड़ा था। उसका चेहरा गोल और काफी बड़ा था। आंखें लाल और बहुत ही छोटी थी। नाक काफी मोटी और बड़ी थी। होंठ काफी ज्यादा फैले हुए थे और उनसे खून रिस रहा था। उसे देखकर जैसे ही मैंने पीछे खिसकना चाहा, वैसे ही मुझे झटका लगा और मैं आगे की तरफ झुक गई। मैंने पीछे पलटकर देखा कि मेरे पीछे क्या है, लेकिन पीछे तो कुछ भी नहीं था। मुझे ये बड़ा अजीब लगा। तब मेरा ध्यान जमीन पर खींची रेखा पर गया। मैंने दोबारा उस रेखा से पार जाने की कोशिश की, लेकिन मैं रेखा के पार जा ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे चारों तरफ एक जैसे ही दानव रूपी प्राणी नजर आए। मैं उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा रही थी और अपनी जगह से हटना चाहती थी, लेकिन उस रेखा को पार करना मेरे बस में नहीं था। मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो धीरे धीरे वे चारों राक्षस मेरे करीब आए। मैं उन्हें देखकर इतना ज्यादा खौफ में आ गई थी कि मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही अपने चेहरे से धीरे से हाथ हटाया तो देखा कि एक राक्षस मेरे पैरों को पकड़ रहा है। मैं अपने पैर इधर उधर करने लगी और खुद को उससे छुड़ाने लगी। बाकी के तीनों राक्षस मेरे 3 ओर खड़े थे। धीरे धीरे उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं बस चीखे ही जा रही थी। तभी दरवाजा खुला। सामने माला थी। वह चिल्लाकर बोली, रुक जाओ, अपनी अपनी जगह पर जाओ। इतना कहते ही सारे राक्षस अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इतने में ही रंजीत भी आ गया। वह बोला, क्या हुआ? यह इतना चिल्ला क्यों रही थी? माला ने कहा, कुछ नहीं, ये असुर उसके करीब जा रहे थे। रंजीत ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये लोग श्रुति को नहीं छोड़ेंगे। क्या इन्होंने श्रुति के साथ? माला तुरंत कहती है, नहीं नहीं, श्रुति बिल्कुल ठीक है। जब तक हम इन असुरों को आज्ञा नहीं देंगे, तब तक यह उसका कुछ नहीं करेंगे। तुम निश्चिंत रहो, श्रुति को घर में लेकर चलो। रंजीत मन ही मन कोई मंत्र पढ़ता हुआ मेरे पास आता है और मुझे उठाता है। वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगता है। मैं रंजीत के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मैं बार बार उससे कह रही थी कि मुझे मेरे घर वालों के पास भेज दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन रंजीत पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एकदम से मेरी दुनिया इस तरह पलट जाएगी। मुझे बार बार अपने बराबर वाले कमरे की महिला की बात याद आ रही थी। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि यहां से चली जाओ। रंजीत मुझे पकड़कर सीधा घर में ले जाता है। उसका घर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, काफी बड़ा बंगला था, या फिर विला कह सकते हैं। और विला भी एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास कोई और अन्य घर नहीं था। शायद मेरी चीख भी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। रंजीत ने जब मुझे एक कमरे में धकेल दिया तो मैंने रंजीत से पूछा, रंजीत, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है? रंजीत ने कहा, क्या करूं श्रुति, अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया तो फिर मुझे अपना और अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा, और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मेरी सारी पत्नियों के दर्द खत्म हो जाएंगे जब मैं तुम सबको अपने देवता के हवाले कर दूंगा। तुम लोगों को भी मोक्ष मिल जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज रंजीत, मुझे जाने दो। रंजीत ने गुस्से ने कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मैं एक असुर हूं। मुझे 41 पत्नियां चाहिए अपने देवता को खुश करने के लिए।
एक लड़की बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है किसी से शादी करना। पहले एक योग्य लड़की ढूंढो, उससे पहचान छिपाओ, एक नई पहचान बनाओ। इन सब में बहुत समय लग जाता है, तब जाकर एक लड़की हाथ आती है और तुम कहती हो कि तुम्हें जाने दूं। इतना कहकर रंजीत कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। उस कमरे में केवल एक सिंगल बेड पड़ा हुआ था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां से कैसे बाहर निकलूं। मुझे तो समय का भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर दिन है या रात। मैं भूखी प्यासी उस कमरे में कब तक पड़ी रही, मुझे खुद नहीं पता चला। मेरा शरीर अजीब सा हो गया था, खाल सिकुड़ने लगी थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत अधिक उम्र की महिला हूं। मैं अपना चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वहां पर देखने लायक कुछ भी नहीं था। मुझे अपने घर वालों की भी बहुत याद आ रही थी। मैं कई बार चीखी चिल्लाई, लेकिन मेरे चीखने का कोई भी जवाब नहीं देता। और एक समय तो ऐसा आया कि मेरे अंदर चीखने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं ठीक से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अंदाजे से शायद मुझे 48 से 50 घंटे हो चुके होंगे। तब जाकर वह दरवाजा दोबारा खुला और इस बार माला के साथ पूरा परिवार था। माला ने रंजीत से कहा, इसे बाहर लेकर चलो। मैं जैसे ही बाहर गई तो मुख्य हॉल में कोई भी सामान नहीं था, सब तरफ खाली ही था। लेकिन बीच में तंत्र मंत्र की सामग्री रखी थी, जिन्हें देखकर मैं घबरा रही थी। वहां पर मिट्टी के कुछ पुतले रखे हुए थे जो मानव आकृति के थे, लेकिन उन पर कोई भी नक्श नहीं बना हुआ था। वे पुतले शायद 4 से 5 थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। मैं बहुत प्यासी थी। मैंने पानी मांगा। माला ने चुपचाप मुझे पानी पिला दिया। पानी पीकर मेरे शरीर में कुछ जान आई और मेरी आंखें ठीक से खुली। तब मैंने पाया कि जमीन में एक गोल आकृति बनी हुई है और उस पर एक सितारे का चिन्ह बना हुआ है। साथ ही किसी अन्य भाषा में कुछ अक्षर भी लिखे हुए थे जो मेरी समझ से बाहर थे। रंजीत ने मेरे दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए, साथ ही मेरा मुंह भी कपड़े से बांध दिया। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं रंजीत से लड़ पाती या अपने आप को आजाद कर पाती। वो मेरे साथ जो कर रहा था, मैं चुपचाप सह रही थी। फिर रंजीत ने मुझे उस गोल आकृति के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया। परिवार के सभी लोग मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। माला कोई मंत्र पढ़ रही थी और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे वह मंत्र पढ़ रहे थे। मैं मायूसी भरी नजरों से सबको देख रही थी। फिर माला ने एक थाल से कुछ हल्दी उठाई और उन पुतलों के ऊपर छिड़क दी। जैसी ही हल्दी उन मिट्टी के पुतलों पर पड़ी, वह पुतले जीवित हो उठे। न केवल जीवित हो उठे, बल्कि उन्होंने एक राक्षस रूप ले लिया। यह रूप बिल्कुल वही था जो मैंने इससे पिछले कमरे में देखे थे। वह धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके नाक, नक्श, शरीर सब कुछ स्पष्ट होने लगा। मैं उन्हें देखकर डरने लगी। मेरे अंदर जो बची कुची जान आई थी, उन्हें देखकर अब निकली जा रही थी। माला ने उन पुतलों से कहा, जाओ असुरों, अपनी कामना पूरी करो। माला के इतना कहते ही वे सारे पुतले मेरी ओर आने लगे और मुझे वासना भरी निगाहों से देखने लगे। मुझे समझते हुए अब देर न लगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उन सभी असुरों ने अपनी काम वासना को मेरे शरीर द्वारा ही शांत किया। मैं चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पा रही थी और बाकी लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई इतना दुष्ट भी हो सकता है। मैं क्या कोई भी लड़की नहीं सोच सकती थी कि शादी के दूसरे दिन से ही उसे यह सब कुछ देखने को मिलेगा। जब मेरी शादी रंजीत से हुई थी, तब मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है। लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक असुर से हो रही है। एक ऐसे असुर से जो अपनी कामना को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मेरे साथ धोखा कर सकता है। जब वे सभी असुर शांत हो गए तो वापस अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। उन चेहरे को मैं आज तक नहीं भूल सकती। मैं जमीन पर लेटी थी और मुझे जमीन पर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं अंगारों पर लेटी हूं। धीरे धीरे मेरा शरीर और भी कमजोर होने लगा था। मैं उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। माला ने वापस उन सभी असुरों के ऊपर हल्दी छिड़की तो वे सभी असुर वापस मिट्टी के पुतले हो गए। जब मैंने एक नज़र परिवार के लोगों की तरफ देखा
तो सभी के चेहरे पर खुशी थी। सभी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उनका कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया है। लेकिन मुझे खुद से ही घिन आ रही थी। मैं रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे आंसुओं सूख चुके थे। गले में इतनी जान नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाती। मैं बिल्कुल बेसुध सी जमीन पर पड़ी थी। बस ऐसा लग रहा था कि काश मुझे मौत आ जाए। रंजीत ने मेरे हाथ खोल दिए और मुंह से कपड़ा भी हटा दिया। तभी मुझे मेरे कानों में चीखने की आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारी औरतें चीख रही हैं। मैंने उठकर देखना भी चाहा, लेकिन मेरे शरीर में सच में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही इधर उधर सिर करके देखा, लेकिन आसपास केवल मुझे मेरे परिवार के लोग ही दिखाई दिए। कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। उस चीखने की आवाज से मेरा सिर फटे जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो मेरे सामने वही सारी औरतें नजर आने लगी जिन्हें बांध कर रखा गया था, जो रंजीत की पत्नियां थीं। मैंने घबराकर आंखें खोली और हिम्मत करके कहा, रंजीत, मुझे छोड़ दो। रंजीत हंसते हुए मेरे करीब आया। वह हल्के से बोला, इतना करीब आकर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तभी मेरी सासू मां कावेरी ने कहा, बस रंजीत, और कितना करीब जाओगे? क्या एक रात से मन नहीं भरा? ये मत भूलो, तुम्हारी असली पत्नी माला है। रंजीत के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। वह अपनी मां की ओर देखने लगा। फिर वह माला की तरफ बढ़ा और उसके माथे को चूमा। वह बोला, हाँ मां, माला ही मेरी सच्ची साथी है। यही तो है जिसकी वजह से हमें इतना कुछ मिला है और आगे भी मिलने वाला है। फिर वे लोग धीरे धीरे कोई बात करने लगे और कुछ ही देर में वहां से चले गए। मैं यूं ही उस गोल घेरे में पड़ी रही। मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका था। कभी कभी तो मुझे डर लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पैरालाइज हो गया हो। मैं बार बार अपने हाथ पैर हिला हिला कर देख रही थी। हालांकि मैं पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली थी कि मेरे शरीर में जान बाकी है। हॉल में काफी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी और पर्दों से ढकी हुई थी। पर्दे सफेद रंग के थे, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे समय का एहसास होने लगा था कि कब दिन है कब रात। उन लोगों के जाने के बाद कुछ देर के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गई। अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई लेटा है। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं एकदम उठकर बैठ गई। पता नहीं मेरे अंदर अचानक से जान कैसे आ गई, लेकिन जब मैंने अपने आसपास किसी को नहीं पाया तो मुझे तसल्ली हो गई। मुझे बार बार वो राक्षस याद आ रहे थे जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। उस पल को सोचकर ही मैं सहम जाती थी। मैंने एक नज़र पर्दे की ओर देखा तो पाया कि अभी भी काफ़ी रोशनी है, यानी कि दिन निकल रहा था। लेकिन अब मैंने चीखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अब मैं वहां से बाहर भागना चाहती थी। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई। एक बार फिर अपने आप को गोल घेरे में पाकर मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस मुझे झटका लग जाए। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कोशिश की। मैंने उस गोल घेरे से बाहर कदम रखा तो आसानी से बाहर चली गई। अब मेरे अंदर थोड़ी और हिम्मत आ गई थी। मैंने एक दो कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं डर गई और तुरंत उस गोल घेरे में वापस जाकर लेट गई। उस समय माला और रंजीत ही आए थे। मेरे शरीर में जान तो वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से दिखा रही थी कि मैं अभी भी बेसुध सी जमीन पर पड़ी हूं। रंजीत के हाथ में पीतल की एक बाल्टी थी। उस बाल्टी में बर्फ जैसा ठंडा पानी था। रंजीत ने वो पूरी बाल्टी एक ही बार में मेरे ऊपर डाल दी। मेरी कंपकपी छूट गई। मेरे हाथ पैर मचलने लगे। रंजीत ने झटके से मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया और फिर मुझे लेकर चलने लगा। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी रंजीत मुझे किसी जानवर की तरह घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। वह मुझे विला के आउट हाउस में ले गया, उसी आउट हाउस में जो मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। जैसे ही हम आउट हाउस में घुसे तो वहां एक बरामदा था और फिर 2 कमरे थे और कुछ भी नहीं था। फिर उसने मुझे एक कमरे में धकेल दिया। तब मुझे याद आया कि यह वही कमरा है जहां पर मुझे इससे पहले रखा गया था। उस कमरे में अभी भी अंधेरा था। माला ने चारों कोनों पर रख दीपक को जलाया। उस कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी होने लगी।
माला मेरे पास आई और उसने अपना पूरा हाथ मेरे सिर पर रख लिया और दबाने लगी। वह मन ही मन कुछ पढ़ रही थी। फिर उसने मेरे ऊपर फूंक मारी और वहां से जाने लगी। रंजीत भी उसके साथ दरवाजे तक गया और धीरे से बोला, इसके हाथ पैर बांध दूं? माला ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यहां से बाहर नहीं जा सकती। रंजीत ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस पर नजर रखनी चाहिए। माला कहती है, चिंता मत करो, अब तक सारी महिलाओं के साथ हमने ऐसे ही किया है, ये कोई अनोखी नहीं है। वैसे भी बहुत पतली दुबली है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इस समय हमारे पूरे परिवार का मंदिर जाना जरूरी है। हमें वहां चलना होगा, मुहूर्त निकाला जा रहा है, फिर आकर हमें श्रुति के अंग का दान भी करना है। मेरे कानों में यह आवाज साफ आ रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एक मन तो कर रहा था कि मैं उठकर भागूं, क्योंकि यही मौका है। दरवाजा खुला था, मैं आराम से भाग सकती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि रंजीत मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। कुछ देर में वे लोग वहां से चले गए। मैं पूरी तरह बेबस थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे इस कमरे की दीवार की एक ईंट हट सकती है। मैं दीवार पर जाकर उस ईंट को टटोलने लगी और अंत में वह ईंट मुझे मिल भी गई। वह एक ईंट पता ही नहीं चल रही थी कि अलग से निकली हुई है, क्योंकि उस कमरे में प्लास्टर नहीं था। ईंट हटाकर पहले मैंने उस कमरे में झांकने की कोशिश की। वहां अभी भी बिल्कुल बीचों बीच आग जल रही थी। तब मैंने धीरे से आवाज लगाने की कोशिश की, कोई है? सुनो, है? सब औरतें कमजोर सी जमीन पर पड़ी थीं। कोई लेटी थी तो कोई बैठी थी। अचानक मेरे सामने वही औरत आ गई जो पिछली बार आई थी। वो औरत मुझे देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह इतना क्यों हंस रही है। वह बस पागलों की तरह हंसे जा रही थी। अब मुझे उससे डर लगने लगा था, इसलिए मैं जल्दी से वह ईंट उठाकर दीवार बंद करने लगी। लेकिन तभी वह औरत बोली, रुको रुको रुको, तुम वापस यहां आ गई। मैंने कहा, हाँ, लेकिन शायद जल्द ही मैं भी तुम लोगों में शामिल होने वाली हूं। वे लोग किसी मंदिर में जाने की बात कर रहे थे। यह सुनते ही उस औरत की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, क्या? वे लोग मंदिर गए हैं, तुम्हारे पास मौका है, निकल जाओ अभी। मैंने कहा, लेकिन मैं कैसे निकलूं? दरवाजा बंद है। मैंने खोलने की कोशिश की थी, शायद ताला लगा है। औरत कुछ सोचने लगी और फिर बोली, तुम थोड़ी देर रुकना, तुम्हारे पास आज पूरी रात है। वे लोग कल सुबह से पहले वापस नहीं आने वाले। इतना कहकर उस औरत ने जमीन से एक लोहे का बड़ा हुक उठाया। वह काफी बड़ा और चौड़ा था। वह उस हक से दीवार पर लगी सीमेंट को खोदने लगी। कुछ देर खोदने के बाद दूसरी ईंट भी ढीली हो गई और इस तरह से दूसरी ईंट भी हट गई। अब उसने वह बड़ा सा कुंडा मुझे दे दिया और कहा, जिस तरह से मैंने इन दो ईंटों को यहां से हटाया है, तुम भी अपने पीछे वाली दीवार को एक एक ईंट हटाकर तोड़ दो और यहां से निकल जाओ। मैंने उसकी बात मानी और ठीक ऐसे ही किया, लेकिन काफी देर में मैं केवल एक ही ईंट हटा पाई, क्योंकि मेरे शरीर में ज्यादा जान नहीं थी। मैंने जब दूसरी ओर झांक कर देखा तो पाया कि यह ढलती हुई शाम का समय था, यानी कि मेरे पास अब ज्यादा समय बाकी नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी दूसरी ईंट गिराना भी शुरू कर दिया। मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैं किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी। मैं वो ईंटें हटाती रही और अंत में मैंने लगभग इतनी हटा ली थी कि मैं लेटकर उस जगह से बाहर निकल सकती थी। भोर का समय होने ही वाला था। तब मुझे उस औरत की आवाज आई, क्या कर रही हो? इतनी देर कैसे लग रही हो? जल्दी जाओ यहां से। मैं वापस उस औरत के पास गई और बोली, मेरे निकलने लायक जितनी जगह हो गई है, आप एक काम करो, आप भी जल्दी से यह दीवार तोड़ दो, एक एक ईंट हटा दो और आप सभी मेरे साथ निकल चलना। वह औरत बोली, नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर हम यहां से निकल पाते तो कब का दीवार तोड़ देते, लेकिन हम लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं। हमारा आजाद होना मुश्किल है और तुम हमारे लिए अपनी जान मुश्किल में मत डालो। तुम्हारे पास यह एक मौका है। अगर तुम यहां से निकल गई तो शायद तुम हम सबको भी बचा सकती हो, लेकिन अगर इन्हें एक और शिकार मिल गया तो एक बार फिर हम यूं ही मायूस हो जाएंगे। तुम हमारी उम्मीद हो,
तुम बाहर जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें एक अगली महिला का इंतजार करना होगा। मुझे भी उस औरत की यह बात सही लगी, क्योंकि मुझे कुछ ईंट हटाने में पूरी रात हो चुकी थी और अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनकी दीवार भी तोड़ पाती। इसलिए मैंने अकेले ही वहां से बाहर निकालना सही समझा। मैं लेटकर उस कमरे के बाहर आ गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने एक नज़र बंगले की ओर देखा। वह बंगला मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर मैं भागकर मेन गेट तक पहुंची। मेन गेट लोहे का था और मैंने उस गेट को कूदकर ही पार किया। आसपास केवल सड़क ही सड़क थी या पेड़ पौधे थे। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आखिर वे लोग कौन से रास्ते से मंदिर गए हैं। मैं बस एक सुरक्षित रास्ता चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और वे लोग मुझे रास्ते में मिल जाएं। लेकिन फिर मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वैसे वैसे मुझे हाईवे का रास्ता याद आने लगा और मैं उस ओर भगती गई। भागते भागते मैं मेन हाईवे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मुझे रास्ते पर ज्यादातर ट्रक ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा था। मैं किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी। जैसे ही आसमान थोड़ा नीला हुआ और दिन निकलना शुरू हुआ, वैसे ही मुझे सड़क पर एक दूध वाला बाइक पर जाता दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसे रोका। उसने भी अपनी बाइक तुरंत रोक ली। वह मुझे हैरानी से देखने लगा। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गई और रोने लगी। मैंने उससे कहा, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मेरी जान खतरे में है। वह बाइक वाला मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगा। शायद मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसके आगे जिद करती रही। मैंने उससे कहा, मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, प्लीज आप किसी पास के थाने में मुझे छोड़ दीजिए। तभी इस रास्ते से एक अखबार वाला गुजरा। वह भी मुझे देखकर रुक गया। फिर उसने मुझसे मेरा हाल पूछा तो मैंने उसे बताया कि मेरी जान खतरे में है, मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे। इससे ज्यादा मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, आप बस मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। फिर उस दूध वाले ने मुझे अपनी बाइक पर बैठा लिया। साथ ही वह अखबार वाला भी मेरे साथ साथ पुलिस स्टेशन तक चला गया। वहां जाकर मैंने अपने आप बीती पुलिस वालों को बताई और सबसे पहले मैंने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया। उन्हें फोन पर मैंने अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी दी। मेरी मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं बात कर रही हूं। वह बार बार कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वे लोग तो बहुत अच्छे हैं, तू मेरी बेटी नहीं कोई और बोल रही हो। उसके बाद एक पुलिस वाले के मोबाइल फोन के जरिए मेरी फोटो मेरी बहन के नंबर पर भेज दी। तब जाकर मेरी मां को यकीन हुआ कि मैंने जो भी बात उनसे कही वह बिल्कुल सच कही। मैं रुद्रपुर में थी और वो गोरखपुर में थे। घर वालों को आने में भी समय लगने वाला था, लेकिन पुलिस ने मेरी शिकायत पर एक टीम मेरे ससुराल भेजी। लेकिन मेरी हैरानी की हद तब हुई जब वहां मैंने किसी को नहीं पाया। विला के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर भी गई, लेकिन अंदर भी कोई नहीं मिला। मैं पुलिस को आउट हाउस में ले गई। मुझे लगा शायद मेरे ससुराल वाले भाग गए हैं, लेकिन वे औरतें तो अभी भी उस आउट हाउस में होंगी। उन सभी को एक साथ ले जाना मुमकिन तो नहीं, लेकिन जब मैं उस आउट हाउस में पहुंची तो वहां पर वे औरतें भी नहीं थीं, जबकि दीवार उसी तरह टूटी हुई थी जैसे मैंने तोड़ी थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे भाग गए। पुलिस वाले भी मेरी बात पर अब यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं कोई दिमागी मरीज हूं, लेकिन मैं सच कह रही थी। मेरे ज्यादा कहने पर पुलिस वालों ने जब पता लगाया कि आखिर यह बंगला किसका है, तो पता चला कि यह किसी अमरनाथ मेहता का है और वो तो पिछले 15 सालों से कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। मेरे कहने पर पुलिस वालों ने उस बंगले के हर एक कमरे में तलाशी ली, लेकिन वहां ना तो मेरा ही कोई सामान मिला और ना ही रंजीत या उसके परिवार का। सब कुछ बहुत ही अजीब था। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि इतने कम समय में सभी लोग वहां से कैसे गायब हो गए। क्या उन्होंने कोई सुरंग बना रखी थी जो जमीन गायब हो गए?
मैं नहीं जानती कि वे लोग अब कहाँ हैं और किसका शिकार कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि मैं बाकी महिलाओं की मदद नहीं कर पाई जो वहां पर बंधी हुई थी, लेकिन मैं आज भी उस औरत के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसकी रक्षा करे जिसने मेरी मदद की थी। लेकिन अब विवाह जैसी चीज से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैं अब दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी आप सबसे भी यही विनती है कि जब भी कहीं भी विवाह करें तो एक बार सामने वाले परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जरूर जान लें, उनके दूसरे रिश्तेदारों से संबंध बनाकर चले। क्योंकि मेरे केस में भी जो पुलिस वालों ने मेरे ससुराल के संबंध में रिश्तेदार वालों को पूछा तो मैं किसी को जानती ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से शादी की थी। बस यही कहते थे कि हमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं करना, और हम उनकी बातों में आ भी गए और उसका नतीजा मैंने जो भुगता, मैं नहीं चाहती कोई और भुगते। मैं आज भी रात बेरात घबराकर उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे वह असुर अभी भी दिखाई देते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है। मेरे कमरे से चीज़ें अपने आप गिरने लगती हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई सामान कहीं रखती हूँ और वह सामान वहाँ नहीं बल्कि कहीं और ही मिलता है। फिलहाल मैं एक गुरुजी के पास जाकर इन सब चीज़ों का इलाज करवा रही हूँ और मुझे पहले से काफ़ी फर्क भी है। धीरे धीरे ही सारी चीज़ खत्म होती जा रही है और मेरे मन से भी डर निकलता जा रहा है। आप सबसे भी मेरी यही विनती है कि आप लोग मेरे मंगल में जीवन की कामना करें। वैसे तो अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी बहनों को भी अपनी तरह अकेला नहीं रख सकती। आप सभी लोग प्रार्थना करें कि मेरा परिवार खुश रहे, अब हमारे परिवार पर कभी कोई बाधा ना आए। तो साथियों, ये थी श्रुति की अपनी पूरी आप बीती जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और वाकई में सच कहूं तो मुझे भी ये स्टोरी सुनकर आंखों में आंसू आने लग गए हैं कि आखिर श्रुति की गलती क्या थी। उसने अपने जीवन में ऐसे कोई बुरी कर्म भी नहीं किए थे जिसकी वजह से उसे आज इतना बड़ा दुख देखना पड़ा। और मैं सोचता हूं कि अगर उस वक्त श्रुति ने हिम्मत नहीं की होती और उस ईंट को तोड़कर उस रात को भागने में कामयाब नहीं हो पाती, तो शायद आज हमारे सामने ये स्टोरी भी नहीं आ पाती। अब देखो, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस प्रकार की शैतानी क्रियाओं को मानते हैं और उनको काम में भी लेते हैं, और शायद इसी वजह से उनके पास बहुत सारी अपार धन संपत्ति दौलत इकट्ठी होती जाती है। लेकिन सच कहूँ ना एक दिन इसका बहुत बुरा नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब श्रुति वहां पर पहुंची थी और तमाम पुलिस वाले उसके साथ थे और उस पूरी हवेली को उन्होंने छप्पे छप्पे पर छाना था, उसके बावजूद भी उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। कभी कभी तो लोगों भी लगता है कि शायद श्रुति के दिमाग पर ही कुछ उल्टा असर हो गया होगा, क्योंकि जो भी श्रुति की कहानी को सुनता है उसको यही लगता है। लेकिन ये तो आप और हम जानते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और वहां पर क्या हुआ होगा। दरअसल उनको पहले ही पता लग गया होगा कि ये श्रुति यहां से भाग चुकी है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं हमारी शिकायत करेगी और पुलिस हमारे पास हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। और उन्होंने अपना कोई दूसरा ठिकाना भी बना रखा होगा, क्योंकि जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके कई अनैतिक कार्य होते हैं, उनके रहने के ठिकाने कई जगह पर होते हैं। ऐसी जगह जहां पर कोई आम इंसान पहुंच भी नहीं पाता हो। तो शायद वो किसी नए ठिकाने पर चले गए होंगे और फिर से किसी नई लड़की की तलाश कर रहे होंगे। और सच कहूं तो श्रुति के लिए मुझे काफी दिल से बुरा लग रहा है, और शादी को लेकर उसकी जो सोच बनी हुई है, मैं समझता हूं कि उसको इस सोच को मिटाना चाहिए और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने की शुरुआत कर देनी चाहिए। और मैं तो श्रुति को कहूंगा कि आपको हमारे सब्सक्राइबर में ही बहुत सारे साथी ऐसे मिल जाएंगे जो शायद आपका बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो साथियों, देख लो, अगर आपका काम बन रहा हो तो जो भी आपको लगे कमेंट्स में कर देना। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद श्रुति आपको कहीं पर जवाब भी दे दे। अच्छा, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए आपका एक लाइक और शेयर तो बनता ही है,
और अब हम उन साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने नेम बताए हैं। अजय दिल्ली, अमजद कुरैशी यूपी, शुभम बूंदे, राजकुमार खड़िया एमपी, शुभेंदु सिन्हा असम, बीनू सिंह कानपुर, सनम ठाकुर, सलमान अली खान, चंदन कुमार प्रयागराज। तो मिलते हैं आपसे एक और नए हॉरर अनुभव के साथ।